दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो अगर आप करना चाहते हो। और मेरे ख्याल में आपको घंटी दबा देनी चाहिए। आप अगर घंटी दबाओगे तो मज़ा आ जाएगा, तो मज़ा आ जाएगा, तो मज़ा आ जाएगा। सबसे पहले एक नंबर के बदमाश टिंगू आमिर खान के बारे में बात करते हैं। फैसल खान आमिर का भाई ये तो काफ़ी दिनों से इल्ज़ाम लगाता हुआ आ रहा है कि आमिर ने उसके साथ क्या क्या किया। लेकिन 2-3 दिन पहले फैसल खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जो बातें उसने बताई आमिर खान के बारे में वो बहुत ही खतरनाक बातें हैं। उनको जानना आपके लिए ज़रूरी है। मैं बहुत वक्त से कहता आ रहा हूं कि आमिर खान की एक गर्लफ्रेंड थी जो ब्रिटिश लड़की थी जिसका नाम है जेसिका, और उसका एक बेटा है जिसका नाम है जान खान। वो आमिर खान का बेटा है, लेकिन आमिर खान ने उस लड़की से ना ही शादी की थी और ना ही उस बेटे को इसने एक्सेप्ट किया है। अब यही बात फैसल खान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई कि हां, आमिर खान का जेसिका से संबंध था और जो जेसिका का बेटा है वो आमिर खान का ही बेटा है। तो उस वक्त ही उनका एक अफेयर हो गया था एक जर्नलिस्ट के साथ, जेसिका हाइंस। तो उसके साथ उनका आउट ऑफ वेडलॉक मतलब बगैर शादी के एक बच्चा भी पैदा हो गया। तो ये सब सच है। तो यानी कि जो मैं कह रहा था वो सच हो गया। मैं ये बात आप लोगों को कितनी बार कहता हूं कि भाई साहब, मैं किसी पर गलत इल्जाम नहीं लगाता, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। अगर कोई बात सच होती है तभी मैं कहता हूं। फैसल खान ने यह भी बताया कि जब उसका डिवोर्स हो गया था तो उसके बाद उसकी फैमिली उसको फोर्स कर रही थी शादी करने के लिए। लेकिन किसके साथ? फैसल खान की जो मां है उसकी बहन के साथ, यानी कि फैसल की मौसी के साथ। मैं ये मानता हूं कि मुसलमानों में चचेरे भाई बहनों में शादी होती है, लेकिन मां की बहन के साथ शादी नहीं होती। लेकिन आमिर खान फैसल को फोर्स कर रहा था, जबरदस्ती कर रहा था कि तुझे शादी करनी होगी। वो तो अच्छा हुआ बेचारे फैसल ने नहीं की। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आमिर की मेंटेलिटी क्या है और आमिर कितना खतरनाक आदमी है। फैसल ने यह भी बताया कि जब आमिर ने उसको बदनाम कर दिया था कि वो तो मेंटल है, मेंटली चैलेंज्ड है, उसको तो पागल खाने में होना चाहिए, वो तो खतरनाक हो सकता है सोसाइटी के लिए, तो उसके बाद फैसल को कुछ भी काम नहीं मिल रहा था, गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। ऐसे वक्त में फैसल आमिर के पास गया और उससे कहा कि भाई साहब, आपने मुझे इतना बदनाम कर दिया है कि मुझे काम नहीं मिल रहा है कहीं भी, तो आप मुझे कुछ काम दे दीजिए। तो तब जाकर आमिर ने उसको अपने ऑफिस में रखा। और सैलरी कितनी थी भाई साहब? 30,000 रुपीज। बताइए, 30,000 रुपीज। मुझे आप बताइए कि आज के वक्त में किसी भी इंसान का 30,000 रुपए में गुजारा कैसे हो सकता है? अगर किसी 5 स्टार होटल में आप जाकर खाना खा लोगे 2-3 दोस्तों के साथ तो आपका बिल 30,000 से ज्यादा का आ जाएगा। तो ऐसे वक्त में आमिर खान उस बेचारे को 30,000 रुपए महीना सैलरी दे रहा था। और मैं आपको ये बता दूं कि आमिर खान के ऑफिस में किसी की भी सैलरी 1 लाख रुपए से कम नहीं है भाई साहब। आमिर खान के ड्राइवर की भी 1 लाख रुपए से ज्यादा की सैलरी है, लेकिन फैसल की सैलरी थी 30,000 रुपए महीना। फैसल ने यह भी बताया कि उसको बिग बॉस का ऑफर आया था, 4 लाख रुपए उसको मिलने वाले थे, लेकिन आमिर को जैसे ही पता चला कि भाई ये बिग बॉस में जा रहा है, वैसे ही आमिर खान ने अपनी पावर यूज की और फैसल को बिग बॉस में नहीं जाने दिया। क्योंकि आमिर को डर था कि ये बिग बॉस के घर में कुछ भी उलझुल बातें करेगा, उसके बारे में सच सच बताएगा। फैसल ने यह भी बताया कि जब उसकी फिल्म आमिर के साथ मेला आई थी, मेला फ्लॉप हो गई थी, तो आमिर ने फैसल से कहा था कि तुझे एक्टिंग नहीं आती, तुझे एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए। और उसके बाद आमिर खान ने फैसल को किसी भी फिल्म में काम नहीं दिया, बाहर भी कहीं काम नहीं करने दिया। अब मैं टिंगू भाई से ये जानना चाहता हूं कि भाई साहब, जब एक ही फिल्म में फैसल का काम देखने के बाद आपको पता चल गया था कि उसको एक्टिंग नहीं आती और उसको आपने फिर कभी काम नहीं दिया, उसको काम नहीं करने दिया, तो आपका आपके बेटे के बारे में क्या ख्याल है? जिसकी 2 फिल्में आई, दोनों फिल्में सुपर डुपर डिसास्टर हो गई, जिसके ऊपर का ये फ्लोर जो है बिल्कुल खाली है। अगर उस लड़के को कोई भी देखेगा तो वो गारंटी के साथ कह सकता है कि ये लड़का मेंटली चैलेंज्ड है। तो मैं टिंगू भाई से ये जानना चाहता हूं कि जो रूल आपने फैसल के लिए यूज किया था वही अपने बेटे के लिए यूज क्यों नहीं कर रहा है? अपने बेटे से क्यों नहीं कह रहा है कि बेटा, तेरा एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं है, तू बहुत ही घटिया एक्टर है, तू एक्टिंग से संन्यास ले ले और मेरे ऑफिस में बैठकर कुछ और काम कर ले। आमिर ने अपने बेटे को यह कहने के बजाय उसके लिए 125 करोड़ रुपए की एक फिल्म बनाई है जो बनकर तैयार पड़ी हुई है काफी वक्त से, लेकिन टिंगू भाई की यह हिम्मत नहीं हो रही है कि उसको रिलीज करे। यानी कि अपने नाकारे बेटे पर 125 करोड़ रुपए उड़ाने के लिए तैयार हो गया,
लेकिन अपने भाई को यह कहा कि तू एक्टिंग छोड़ दे, तू अच्छा एक्टर नहीं है। इन सारी चीजों को देखकर आप ये कह सकते हैं कि टिंगू कितना खतरनाक इंसान है। और ये बात तो मैं आप लोगों को कितनी बार बता चुका हूं कि इस भाई ने मरते दम तक अपने फादर से बात नहीं की थी। पब्लिक नोटिस डाला था कि मेरे फादर से कोई लेना देना नहीं है। तो आप अंदाजा लगाइए कि ऐसे खतरनाक आदमी की आप फिल्में देखते हैं, ऐसे खतरनाक आदमी को आप एक अच्छा आदमी समझते हैं, उसकी इज्जत करते हैं और उसको बहुत बड़ा स्टार भी मानते हैं। हालांकि इस टिंगू भाई की हरकतें ऐसी है कि जिसको भी जहां दिखे वो इसको देखकर फौरन ही थूक दे और कहे कि लानत है तेरी जिंदगी पे। ये मैंने अपने एक वीडियो में आप लोगों को बताया था कि धुरंधर की शूटिंग अभी भी खत्म नहीं हुई, तकरीबन 80 दिन की शूटिंग बाकी है। मैं आपको ये बता दूं कि एक नॉर्मल फिल्म 40-50 दिन की शूटिंग में कंप्लीट हो जाती है। अक्षय कुमार की किसी भी फिल्म की शूटिंग 50 दिन के ऊपर नहीं होती, लेकिन इस फिल्म की तकरीबन 250 दिन की शूटिंग हो चुकी है और 80 दिन की शूटिंग बाकी है। तो अब इस फिल्म की यूनिट लेह में गई है वो 80 दिन की शूटिंग करने के लिए। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि ये एक्स्ट्रा शूटिंग करने के लिए जियो ने पैसे देने से मना कर दिया है। तो इस फिल्म में जो अब पैसे लग रहे हैं वो रणवीर सिंह की जेब से लग रहे हैं। रणवीर सिंह अपनी जेब से पैसे लगाकर इस फिल्म को कंप्लीट कर रहा है, क्योंकि उसको ऐसी उम्मीद है कि जब ये फिल्म रिलीज होगी तो ये कम से कम 1000 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी। लेह में शूट करना बहुत ही मुश्किल काम है। यही वजह है कि यूनिट के 120 लोग बीमार हो गए। उन 120 लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। इसका मतलब यह हुआ कि इस फिल्म की एक्स्ट्रा शूटिंग का जो भी 60-70 करोड़ रुपए लेह में खर्च होने वाला था, उसमें 10 करोड़ और जोड़ दीजिए भाई साहब। पता नहीं रणवीर सिंह क्या ताजमहल बना रहा है। रणवीर सिंह को इतनी उम्मीद क्यों है कि ये फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है, उसको बहुत बड़ा स्टार बनाने वाली है। भाई साहब, रणवीर साहब, मैं आपको एक बता दूं कि एक कहावत है कि पड़ी लकड़ी लेना, तो पड़ी लकड़ी आपने ले ली है, उड़ता तीर आपने ले लिया। बहुत बुरा होने वाला है आपके साथ। जिस दिन ये फिल्म रिलीज होगी उस दिन आप कोमा में जाने के लिए तैयार रहिए। इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे नहीं है। इंडिया ने पाकिस्तान पे बहुत सारी पाबंदियां लगा दी हैं, पाकिस्तान ने इंडिया पर बहुत सारी पाबंदियां लगा दी हैं। अभी 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया तो उसमें कहा कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते, यानी कि हमारे रिलेशन पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं हो सकते। हम पाकिस्तान के साथ कोई भी ट्रेड नहीं कर सकते, हम पाकिस्तानी एक्टरों को बॉलीवुड में काम नहीं करने देंगे, हम पाकिस्तान के साथ कोई भी मतलब नहीं रखेंगे। लेकिन जल्दी ही इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होने वाला है और जितने भी अंधभक्त हैं वो बिल्कुल चुप हैं। हालांकि होना यह चाहिए कि भाई अगर खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकता तो फिर क्रिकेट मैच भी नहीं होना चाहिए। पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ कोई भी इंडिया का रिलेशन नहीं होना चाहिए। और मैं पिछले 2 महीने से कह रहा हूं कि यह मैच बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इंडिया को यह मैच पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। इंडिया को दिखाना चाहिए कि भाई हमारी जो पॉलिसी है वो बिल्कुल करेक्ट है, हमें पाकिस्तान के साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखना है। एक क्रिकेटर है केदार जाधव, उसने क्या कहा जरा सुन लीजिए। जी, मुझे लगता है इंडियन टीम बिल्कुल खेलना नहीं चाहिए और खेलेगी नहीं, ये भी मेरी राय है। केदार ने भी यही कहा कि भाई ये मैच बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इंडिया को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इंडिया को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच सिर्फ इसलिए नहीं खेलना चाहिए क्योंकि अमित शाह जी का बेटा आईसीसी और बीसीसीआई को चलाता है। जब अमित शाह के बेटे के फायदे की बात आती है तो फिर हमारी पाकिस्तान से कोई दुश्मनी नहीं है, और जब किसी और की बात आती है तो फिर हमारी पाकिस्तान से फुल दुश्मनी है। हम पाकिस्तान के साथ कुछ भी नहीं करेंगे। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप वाकई ही देशभक्त हो तो आप उठिए, कहिए कि यह मैच नहीं होना चाहिए, इंडिया को पाकिस्तान के साथ यह मैच नहीं खेलना चाहिए। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि सौरभ सचदेव, जिसके थोड़े से 2-4 सीन थे एनिमल में, वो तृप्ति को ज्ञान दे रहा है कि उसको क्या फिल्म करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन भाई साहब, अब ये आदमी उससे भी आगे निकल चुका है। अब ये आदमी अर्जुन कपूर को ज्ञान दे रहा है, बता रहा है कि अर्जुन कपूर को अपना कैरियर कैसे चलाना चाहिए, अर्जुन कपूर को कौन सी फिल्में करनी चाहिए थी, कौन सी नहीं करनी चाहिए थी, आगे फ्यूचर में अर्जुन कपूर को कौन सी फिल्में करनी चाहिए। Lot of work he's done is a very good work also, but we have to give him a chance. We have to really let him be.
बताओ साला, एक ही जीवन में क्या क्या देखना पड़ेगा, क्या क्या सुनना पड़ेगा, कैसे कैसे चूतियों की बातें सुननी पड़ रही है, मतलब कुछ भी। डियर लुखे सौरभ, पहले आप अपने कैरियर के बारे में सोच लीजिए। आज तक एनिमल के बाद आपको किसी ने 2 सीन भी नहीं दिए हैं, तो पहले आप अपने कैरियर को बना लीजिए। अर्जुन कपूर और तृप्ति डिमरी का कैरियर छोड़ दीजिए, वो अपने कैरियर को खुद देख लेंगे, आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है उनको। समझा लुखे? एक और बहुत बड़ा ड्रामा पत्रकार है सौरभ लल्लन टॉप वाला, उसके पॉडकास्ट में भी कोई ना कोई जाता ही रहता है। काजोल उसके पॉडकास्ट में गई और इस पब्लिसिटी हंगरी इंसान ने काजोल से पूछा कि आप फिल्में क्यों नहीं देखती। तो काजोल ने कहा कि मुझे फिल्में देखना अच्छा नहीं लगता, यही वजह है कि मैं फिल्में नहीं देखती। मैंने तो रेड भी नहीं देखी। बिल्कुल नहीं देखते आप फिल्में? मैं पिक्चरें देखती नहीं हूँ। आखिरी फिल्म आपने कौन सी देखी थी? आखिरी फिल्म मैंने नहीं देखी है, मैंने बहुत सारी पिक्चरें नहीं देखी है। कभी कोविड के दौरान भी नहीं देखी है। लेकिन इसके फौरन ही बाद 5वीं फेल काजोल ये कहती है कि एक्चुअली मैं फिल्में तो देखती हूं, लेकिन मैं मर्डर मिस्ट्री फिल्में देखती हूं, वो फिल्में मुझे बहुत पसंद है, मैं दूसरी फिल्में नहीं देखती। I watch some murder mysteries on Netflix. I like watching murder mysteries. I like watching I like watching Criminal Minds. तो यानी कि जो 5वीं फेल ये कह रही थी कि मैं तो कोई फिल्म देखती ही नहीं हूं, वो फौरन ही ये भी कहने लगी कि वो कौन सी फिल्में देखती है। हकीकत ये है कि ये औरत फिल्में इसलिए नहीं देखती क्योंकि इसको अच्छी तरह पता है कि इसका जो पति है वो फिल्मों में क्या करता है, किसको किस करता है, कैसे कैसे सीन करता है, और यही वजह है कि इस औरत को उस बेचारे की फिल्में नहीं देखनी। और जब उसकी फिल्में नहीं देखनी तो फिर जाहिर सी बात है बाकी फिल्मों को भी यही कहना है कि मैं तो फिल्में देखती ही नहीं हूं, क्योंकि ये तो नहीं कह सकती कि भाई मैं सिर्फ अपने पति की फिल्में नहीं देखती, औरों की फिल्में देखती हूं। यानी कि हकीकत यह है कि इस औरत को अच्छी तरह पता है कि इसका पति कौन है, इसका पति क्या करता है, लेकिन इसने खुद ही आंखें बंद की हुई है। इसका यह मानना है कि भाई मेरा पति कुछ भी करे, मैं अपने घर पर खुश हूं, बात खत्म। मुझे ना ही अपने पति की फिल्में देखनी है, ना ही अपने पति के बारे में कुछ सुनना है, ना ही जानना है, मुझे चुपचाप रहना है, मैंने अपने पति को फ्री छोड़ दिया है। तो बस मैडम यही कहिए कि मैं इसलिए नहीं देखती क्योंकि मुझे पता है कि मेरा पति फिल्मों में क्या क्या करता है। समझ रही हो? शाहरुख खान के बेटे आर्यन ने नेटफ्लिक्स के लिए एक वेब सीरीज बनाई है। पहले उसका एक टीजर रिलीज हुआ था, लेकिन वो जो टीजर था वो सिर्फ मार्केटिंग के लिए था, उसका वेब सीरीज से कोई लेना देना नहीं है। और अब 2 दिन पहले इस वेब सीरीज का प्रीव्यू दिखाया गया, यानी कि स्टेज पर आकर शाहरुख खान ने सभी कैरेक्टर्स को बुलाया, इंट्रोड्यूस किया, दुनिया को बताया कि इन सभी लोगों ने इस वेब सीरीज में काम किया है। जो पहला टीजर मार्केटिंग के लिए आया था वो तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन जो प्रीव्यू है वो भी अच्छा है। उसमें बहुत सारी चीजों का खुलासा हुआ है और जल्दी ही इस वेब सीरीज का ट्रेलर भी रिलीज होगा। जब मैं ट्रेलर देखूंगा तो फिर बाकी चीजें समझ में आएंगी और फिर मैं अच्छे से रिव्यू कर पाऊंगा, फिर मैं आप लोगों को बता पाऊंगा कि कितनी अच्छी होगी और कितनी अच्छी नहीं होगी। लेकिन यह बात तो बिल्कुल क्लियर है कि शाहरुख खान का बेटा है आर्यन खान, और अगर आर्यन खान ने कुछ किया है तो उसकी चर्चा तो होनी है। तो जो प्रीव्यू दिखाया गया उससे इस वेब सीरीज को बहुत सारी पब्लिसिटी मिल गई है। आज हर तरफ इस वेब सीरीज के बारे में बात हो रही है और यह भी 100% कंफर्म है कि यह वेब सीरीज जब भी रिलीज होगी पब्लिक जमकर इसको देखेगी। महाफ्लॉप एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक फिल्म आ रही है परम सुंदरी। वही सिद्धार्थ मल्होत्रा जिसकी ना तो कोई फैन फॉलोइंग है और ना ही उस बेचारे का एक्टिंग से कोई लेना देना है। तो मैंने पिछले वीडियो में इस फिल्म के ट्रेलर के बारे में बात की थी और बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट किया। एक भाई ने कमेंट किया कि भाई अगर इस फिल्म का नाम परम सुंदरी है तो कम से कम लड़की तो सुंदर होनी चाहिए थी, फिर इस फिल्म में जानवी कपूर कैसे हो सकती है? ये जानवी कपूर किस एंगल से सुंदर है? इस आदमी के कमेंट से मैं 100% सहमत हूं। इस आदमी का कमेंट पढ़ने के बाद मेरा भी ध्यान एकदम उस तरफ गया और मैं भी ये सोचने पर मजबूर हो गया कि वाकई ही अगर इस फिल्म का नाम परम सुंदरी है तो लड़की का सुंदर होना जरूरी है। तो फिर जब लड़की सुंदर ही नहीं है तो फिर पब्लिक इस फिल्म को कैसे देखेगी, क्यों देखेगी? ये फिल्म हिट कैसे हो सकती है? जाहिर सी बात है इस फिल्म के चलने के कोई चांस ही नहीं है। अक्षय कुमार की एक और फिल्म आ रही है जॉली LLB 3।
मैं आपको ये बता दूं कि पिछले कई सालों से अक्षय की कोई भी फिल्म हिट नहीं हुई है। अक्षय लाइन से 10 फिल्में सुपर डुपर फ्लॉप दे चुका है। इन फिल्मों के नाम है केसरी 2, स्काई फोर्स, खेल खेल में, सिरफिरा, हाउसफुल 5, बड़े मियां छोटे मियां, रानीगंज, राम सेतु, सेल्फी, कठपुतली। अब अगर किसी एक्टर की लाइन से 10 फिल्में फ्लॉप हैं तो इसका मतलब यह बिल्कुल क्लियर है कि पब्लिक को उसकी फिल्म नहीं देखनी है, पब्लिक को फ्री में भी उसकी फिल्म नहीं देखनी है। तो जब अक्षय की फिल्में चली नहीं रही तो फिर मेरे ख्याल में अक्षय को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, अक्षय को थोड़ी कम फिल्में करनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी अक्की दबा के माल छाप रहा है, एक के बाद दूसरी फिल्म करते जा रहा है। अक्की ने मान लिया है कि फिल्में चले ना चले घंटा फर्क नहीं पड़ता, माल अंदर करो, खत्म करो। और इस फिल्म जॉली LLB 2 का जो फर्स्ट गाना रिलीज हुआ है वो भी एकदम घटिया गाना है, और जो इस फिल्म का टीजर आया था वो भी एकदम घटिया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म का भी डिसास्टर होना तय है, यानी कि यह अक्की की लाइन से 11वीं फ्लॉप आ रही है। फैसल खान ने आज एक और इंटरव्यू दिया है और उसमें कहा है कि मुझे आमिर से कुछ भी नहीं चाहिए, ना ही प्रॉपर्टी चाहिए, ना ही पैसे चाहिए, ना ही कोई हेल्प चाहिए। बस आमिर से मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि भाई साहब मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे जी लेने दीजिए, मेरी मर्जी है मैं कहीं भी रहूं, कैसे भी रहूं, मेरी जिंदगी में इंटरफेयर मत कीजिए। दुनिया को यह बताने की कोशिश मत कीजिए कि मैं पागल हूं, मैं पागल नहीं हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं फैसल को घर देता, गाड़ी देता, शोहरत, नाम देता और हर चीज देता। कुछ एक इंटरव्यू हुआ था कुछ दिन पहले, तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आमिर अच्छा हो, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है और तुम खुदा नहीं हो। मेरे ख्याल में आमिर को अपने भाई की इतनी बात तो मान ही लेनी चाहिए। आमिर ने जो भी उसके साथ किया है कर लिया है, बात खत्म हो गई, उसका बेचारे का बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया है, लेकिन अब तो आमिर को उसका पीछा छोड़ देना चाहिए। जया बच्चन जी कहीं किसी इवेंट में थी और वहां भी कैमरामैन जो है उनको परेशान कर रहे थे, उनके सामने बैठकर उनके फोटो खींच रहे थे, और जया जी ने बताया कि भाई आप जो कर रहे हो बिल्कुल गलत कर रहे हो, अगर आप फोटो लेना चाहते हो तो आप पहले मुझसे पूछ लीजिए, उसके बाद ले लीजिए। These are basic manners we Indians have to learn. Just because you have a camera, you have a mobile, you have the freedom to take anybody's picture anytime without asking that person. जो आप इंडिया में कर रहे हो क्या वही आप बाहर के किसी देश में कर सकते हो? और यह बात बिल्कुल सही है। दुबई में आप किसी का फोटो उसकी मर्जी के बिना लेकर बताइए, अगर आपने ऐसा किया तो भाई साहब सीधे ही जेल जाओगे, जेल के पहले कोई बात नहीं होगी। तो अगर बाहर के मुल्कों में आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो फिर आप इंडिया में ऐसा क्यों करते हो यार? अरे भाई, अगर कोई आदमी नहीं चाहता कि आप उसका फोटो लो तो आप क्यों लेना चाहते हो? आप पहले पूछिए, अगर उसकी मर्जी है वो फोटो देना चाहता है तो ले लीजिए, नहीं तो मत लीजिए ना यार। कसम रावण की, आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर से रावण जैसी हरकत कर दी है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा फैसला दिया था कि जितने भी आवारा कुत्ते हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए, उनको एक जगह कहीं पिंजरे में रखा जाना चाहिए, जो भी खाना पानी उनको देना है वहां देना चाहिए। ये बिल्कुल सही था, ये सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा था। किसी के भी बच्चे बाहर आराम से बेफिक्र होकर निकल सकते थे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को बदल दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, जितने भी कुत्तों को पकड़ा गया है उनको इंजेक्शन लगाइए, इंजेक्शन लगाकर उनको छोड़ दीजिए, जो कुत्ते बीमार हैं उनको ना छोड़िए। और मेरे ख्याल में यह बहुत ही गलत फैसला है। जिस तरह से मैंने वीडियोस देखे हैं कि कुत्तों ने एक बच्चे को अटैक किया, उसको मारा और उसको खा गए, मतलब पूरी तरह यह घटना दिल दहलाने वाली है। तो अगर ऐसी घटनाओं के बाद भी कुत्तों को बचाया जा रहा है, इंसानों को नहीं बचाया जा रहा है, तो ये बहुत ही खतरनाक है। देखिए, मैं तो इंडिया में नहीं रहता, मुझे तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ना ही कोई फायदा है ना ही कोई नुकसान है, लेकिन दुख होता है जब देखता हूं कि भाई कुत्ते इंसानों को खा रहे हैं, इंसानों को मार रहे हैं, ये देखकर दुख होता है। और ऐसे ही कुत्तों के हिमायती है वरुण धवन और अदरक अब्राहम। इनका कहना है कि जितने भी आवारा कुत्ते हैं उनका ध्यान रखा जाना चाहिए, उनको खाना पीना देना चाहिए, उनको किसी को भी कोई भी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि उन सभी आवारा कुत्तों को पकड़िए, इन दोनों के घर पे छोड़ दीजिए। कम से कम 50-50 कुत्ते तो इनको अडॉप्ट करने ही चाहिए, क्योंकि सिर्फ बातें करने से तो कुछ नहीं होगा। भाई, अगर आप दोनों कुत्तों के हिमायती हो, आप चाहते हो कि वो कुत्ते खुश रहें, तो कम से कम अडॉप्ट तो कीजिए। अरे 50-50 कुत्तों को तो अपने घर पर रखिए यार। बॉलीवुड में एक निर्माता है गोलगप्पा दिनेश विजन।
ये अपनी फिल्म का इतना फेक कलेक्शन देता है जितना अब से पहले कोई नहीं दे सका। अगर इसकी फिल्म का 1 करोड़ रुपए का बिजनेस होता है तो 10 करोड़ बताता है। अगर इसकी कोई फिल्म 10 करोड़ का बॉक्स ऑफिस करती है तो 100 करोड़ बताता है। और बहुत सारे लोग बॉलीवुड में यही कह रहे थे कि देखो भाई, बॉलीवुड में उसको कोई कुछ भी कहे, घंटा फर्क नहीं पड़ता, कोई ना कोई कॉर्पोरेट आ जाएगा, उसको सैकड़ों करोड़ रुपए दे देगा और उसको ये सब करने का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और वही हुआ। अमेज़न ने दिनेश की आने वाली 8 फिल्मों के OTT राइट्स खरीद लिए हैं, क्योंकि अमेज़न वालों के हिसाब से दिनेश विजन की कोई भी फिल्म फ्लॉप होती ही नहीं है। सारी फिल्में ब्लॉकबस्टर होती हैं। 100 करोड़, 150 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़। दिनेश कुछ भी पेल देता है, कुछ भी दे देता है, कोई पूछने वाला तो है नहीं। और अमेज़न वालों ने मान लिया कि भाई दिनेश जो भी कलेक्शंस बताता है वो बिल्कुल सही है। एक्चुअली जो अमेज़न के लोग हैं उन्होंने भी मोटा कमीशन खाया होगा। अगर दिनेश को उन्होंने 200, 300, 400 करोड़ रुपए दिए होंगे तो 40-50 करोड़ रुपए तो उन्होंने भी खाए होंगे। जाहिर सी बात है, बिना अंडर द टेबल तो कोई काम होता नहीं है कॉर्पोरेट में। तो खैर, कहने का मतलब यह है कि गोलगप्पे ने जो फेक कलेक्शंस दिए हैं उनका उसको फायदा हो गया है, उसकी सभी फिल्में बिक गई हैं। तमन्ना ने अपने एक पॉडकास्ट में बताया है कि एक दफा मैं एयरपोर्ट पे गई थी, वहां कुछ फोटोग्राफर्स आ गए थे, लेकिन क्योंकि मेरी ड्रेस फट गई थी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे आज शूट ना करें, तो उन्होंने शूट नहीं किया था। तो इतने अच्छे होते हैं ये मीडिया वाले। No stress, you pass out. They never shot me that day, and I was very thankful to them. तो ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस है जहां पर वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन मैं तमन्ना फैली हुई से जानना चाहता हूं कि मैडम, आपको शूट करने के लिए कोई भी कैमरामैन एयरपोर्ट पर क्यों आएगा? आप कौन हो? अरे भाई, आपको शूट करने के लिए तभी आएगा जब उनको पैसे दोगी। तो तमन्ना फैली हुई, अगर आपने उनको पैसे देकर एयरपोर्ट पर बुलाया था आपको शूट करने के लिए और फिर आपने उनसे कहा कि भाई आप मत करो, तो जाहिर सी बात है वो नहीं करेंगे। उनको घंटा फर्क पड़ता है। अरे भाई, उनको आपने पैसे दिए, वो आए, अगर आप मना कर रही हो तो वो नहीं कर रहे हैं। तो इसमें अच्छे और बुरे की बात कहां से आ गई तमन्ना फैली हुई जी? कल पार्लियामेंट में बहुत हंगामा हुआ और बहुत सारे नेताओं ने अलग अलग बयान दिए, लेकिन कंगना दीदी ने एक कमाल का बयान दिया भाई साहब। कंगना दीदी ने कहा कि जितने भी अपोजिशन के नेता हैं वो बहुत ही खतरनाक लोग हैं। इन लोगों ने पेपर्स को फाड़ा और अमित शाह जी के मुंह पर फेंके, और खाली पेपर ही नहीं बल्कि कुछ नेता तो पत्थर लेकर आए थे और उन्होंने अमित शाह के मुंह पर पत्थरों से मारा, यानी कि अमित शाह की कुटाई की पत्थरों से। हमारे माननीय गृह मंत्री जी हैं, जब वो बिल प्रपोज कर रहे थे, उनका माइक निकालने की कोशिश करी और तो और वो बिल फाड़कर उनके मुंह पे मारा। उसमें जो है कुछ लोग पत्थर लेके आए थे, पत्थर जो है उनके मुंह पे मारे। अरे मैडम जी, कुछ तो सोच लिया करो कहने से पहले। ये तो दुनिया को पता है कि आप अनपढ़ हो, गंवार हो, आपको नहीं पता क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए, लेकिन कम से कम कुछ तो कभी तो सोच लिया करो। अगर अमित शाह जी खुद आपका ये बयान सुनेंगे तो वो खुद परेशान हो जाएंगे। वो खुद कहेंगे कि कंगना मेरी बेइज्जती क्यों कर रही है, क्योंकि दुनिया जानती है कि भाई कोई भी नेता अमित शाह जी के मुंह पर पत्थर नहीं मार सकता, ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी नेता पार्लियामेंट में पत्थर लेकर नहीं आ सकता। तो अगर आप ऐसे बयान दे रही हो, आप खुद ही ये साबित कर रही हो कि आप में कितना दिमाग है, तो मेरे ख्याल में ये अच्छा नहीं है। ये तो आप खुद ही देख चुके हैं कि जो लल्लन टॉप वाला सौरभ है वो कितना बड़ा ड्रामा है। एक जमाना था जब कपिल शर्मा को गालियां दिया करता था, फिर कपिल शर्मा ने इसको अपने शो पर बुलाया तो वहां खूब मस्ती की और कपिल शर्मा की खूब तारीफ की। इससे पता चलता है कि पब्लिसिटी हंगरी है, मक्कार है, झूठा है, फ्रॉड है। लेकिन भाई साहब, अब इसने अपनी मार्केट बना ली है। पहले तो लोगों को ही अपने पॉडकास्ट में बुलाया करता था फ्री, अब यह कहता है कि भाई अगर मेरे पॉडकास्ट में आना है तो मैं 10 से 15 लाख रुपए लूंगा। किसी को भी अपने पॉडकास्ट में नहीं बुलाता बिना पैसे लिए। यानी कि पहले तो इसने बॉलीवुड वालों को फ्री बुलाया अपने पॉडकास्ट में और अब उन्हीं से पैसे ले रहा है। यानी कि अपनी एक नई मार्केट चालू कर दी है। बढ़िया है भाई साहब, ऐश कर, खूब पैसे छाप, दिक्कत कोई नहीं। बॉलीवुड में एक भैंसा टाइप डायरेक्टर है जिसका नाम है मिलाप। ये सी ग्रेड फिल्में बनाया करता है।
अब इसकी एक नई फिल्म आ रही है जिसमें हीरो है हर्षवर्धन राणे। हर्षवर्धन को 42 इयर्स की एज में ऐसा लगता है कि ये 18, 19, 20 साल का लड़का है। तो अब इस भाई को भी यंग लव स्टोरी फिल्में करनी है, जैसे कि सैयारा। तो मिलाप भैंसे ने हर्षवर्धन राणे के साथ एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है एक दीवाने की दीवानियत। फिल्म की हीरोइन है सोनम बाजवा। ये लड़की पंजाबी फिल्मों में काम किया करती थी, वहां कैरियर खत्म हो गया है। यही वजह है कि अब बॉलीवुड में ट्राई कर रही है। जाहिर सी बात है, कुछ फिल्में मिल ही जाती है लड़कियों को, कुछ फिल्मों के बाद ये घर बैठ जाएगी, क्योंकि ये लड़की सिर्फ मिठाई बांटना जानती है। गंदा दिमाग, गंदी सोच। वो लड़की चमचम बांटती है, चमचम, समझ रहे हो? इसके अलावा इस लड़की में एक्ट्रेस बनने का एक भी गुण नहीं है भाई साहब। ना ही तो ये बेचारी बहुत सुंदर है और ना ही बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। तो जाहिर सी बात है कितने दिनों तक चलेगी। जो इस फिल्म का निर्माता है वो भी एक नंबर का टोपीबाज है। उसका नाम है अंशुल गर्ग। ये दिल्ली का लड़का है। जाहिर सी बात है ये तो गरीब लौंडा है बेचारा, इसके पास तो पैसे है नहीं, लेकिन यह किसी ना किसी को फंसा के लाता रहता है, कुछ ना कुछ कराता रहता है बॉलीवुड में। तो इस फिल्म पे दो लोगों के एज ए प्रोड्यूसर नाम है, एक दिनेश जैन, दूसरा राघव शर्मा। तो यानी कि अंशुल ने इन दोनों को टोपी पहनाई होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अंशुल के पास तो पैसे नहीं है। तो पैसे किसने लगाए होंगे? इन दोनों ने लगाए होंगे। इन दोनों को अंशुल ने क्या बताया होगा? इनको बताया होगा कि भाई साहब आप आने वाले वक्त के बहुत बड़े निर्माता हो, आप इतने बड़े निर्माता हो आने वाले वक्त के कि दीपिका कैटरीना आपको ढूंढती फिरेगी, आपको कहेगी कि हमें आपके साथ डिनर करना है। तो ये दोनों ही आए होंगे प्लेन में बैठकर मुंबई, और जाएंगे कैसे आपको तो पता ही है, चप्पल पहनकर ट्रेन में बैठकर वापसी जाएंगे, क्योंकि इस फिल्म की ना ही तो कोई रिकवरी होनी है और इस फिल्म का डिसास्टर होना तय है, गारंटी है। क्योंकि इस फिल्म की स्टार कास्ट तो वाहियात है ही, जो टीजर है वो भी एक नंबर का वाहियात है। और उसकी वजह यह है कि बेचारे मिलाप को डायरेक्शन का डी भी नहीं आता। तो जब उसको डायरेक्शन आता ही नहीं तो फिल्म कैसे बनाएगा वो बेचारा? और यही वजह है कि जो बॉलीवुड में नॉन फिल्म मेकर्स हैं वो तो उस बेचारे को काम नहीं देते। उसको फंसता कौन है? नए नए लोग। और मिलाप का भी बिल्कुल सही है भाई, उसको तो अपना घर चलाना है, फिल्म चले ना चले उसको घंटा फर्क पड़ता है, उसको पैसे मिल गए, उसने फिल्म बना दी, बात खत्म। टाइगर श्रॉफ की एक एक्शन फिल्म आ रही है जिसका लुक बहुत ही बढ़िया है, बागी 4, जो अगले महीने रिलीज होने वाली है। पहले इस फिल्म का एक गाना रिलीज हुआ था, अच्छा था, और अब दूसरा गाना रिलीज हुआ है। लेकिन इस फिल्म के जो दो गाने अब तक रिलीज हुए हैं दोनों ही पंजाबी हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस फिल्म का जो म्यूजिक है उसमें पंजाबी गाने ज्यादा रखे गए हैं। मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कथा और पटकथा इस फिल्म के निर्माता साजिद नडियाडवाला ने खुद ही लिखी है। फिल्म में विलन का रोल किया है संजय दत्त ने, जिसका लुक बहुत ही कमाल है, जबरदस्त है। तो उम्मीद ऐसी की जा रही है कि इस फिल्म को बहुत ही बढ़िया ओपनिंग लगने वाली है। कसम राजस्थान के उस काले हिरन की जो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान था, जिसको किसी ने नहीं मारा था, जिसने खुदकुशी कर ली थी। भाई साहब आलिया भट्ट ने कमाल का मजाक किया है, जबरदस्त मजाक किया है भाई साहब। अब आलिया भट्ट ने एंटी कैंपेन चालू किया है। आलिया भट्ट दुनिया को बता रही है कि माल लेने के कितने नुकसान हैं। आलिया दुनिया को बता रही है कि किसी को भी माल नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैडम जी मुझे आप ये बताइए, जो आप लेती हो उसका क्या? मतलब क्या क्या सुनना पड़ेगा साला एक ही जीवन में। ऊपर वाले ने किस गोले पे भेज दिया? जो आदमी खुद माल लेता है वही ये कह रहा है कि माल लेना गलत है। और मैडम जी अपनी तो बात छोड़ दीजिए, वो जो आपके पति देव हैं उनका क्या? आपको तो पता ही है बिना माल के उनका गुजारा नहीं है। तो मैडम जी आप दुनिया को बताने से पहले तो आप अपने पति को समझाइए, और पति को ही नहीं, आपकी बहन पूजा भट्ट माशाल्लाह से वो तो एक भी दिन बिना माल के रह ही नहीं सकती। अगर उसको माल ना मिले तो 5 दिन में मर जाएगी। तो उसका क्या? अरे मैडम जी कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो खौफ खाइए ऐसा ड्रामा करने से पहले। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।